स्वामी साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने आज ओवैसी साहब के मुख अरविंद से कश्मीरी पंडित का जिक्र करवाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ओवैसी साहब आज कश्मीरी पंडितों की बात करने लगे और बहुत चिंतित हैं कि आप कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं ओवैसी साहब कि 26 साल के निर्वासन के बाद, 26 साल के जेनोसाइड और एथनिक क्लींजिंग के बाद, 3.5-4 लाख कश्मीरी पंडितों के निर्वासन के बाद, उनकी हत्याओं के बाद, उनके रेप्स के बाद, उनके किलिंग्स के बाद, उनकी प्रॉपर्टी को जलाने के बाद, उनके मंदिरों को जलाने के बाद, तोड़ने के बाद आपको कश्मीरी पंडितों की याद आई। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। अगर आप दादरी की बात करते हैं तो छत्ती सिंह पुरा की भी बात करिए। अगर आप और भी किसी शहर स्टेट की बात करते हैं, हमारा भी दिल दुखता है, जलता है जब कोई किसी की भी निर्मम हत्या होती है। लेकिन तकलीफ तब होती है कि जब 3.5-4 लाख सबसे बड़ा जेनोसाइड इस हिंदुस्तान में अगर हुआ है तो कश्मीरी पंडितों का हुआ है। मुझे कभी भी आप जैसे पढ़े लिखे शख्स और आपके जितने भी साथी हैं, आपके भाई साहब का मैंने भाषण सुना है जिसमें उन्होंने कहा कि 15 मिनट पुलिस को हटा दो, हम देखते हैं देश के हिंदुओं का क्या करेंगे। क्या आप उस भाषण के साथ हैं? क्या आप उस भाषण को सपोर्ट करते हैं? अगर आप एक कदम आगे नहीं चलेंगे तो बाकी का क्या होगा। रही बात कश्मीर की 370 की, स्वामी साहब 370 का हटना इसलिए जरूरी है और वहां का टेररिस्ट, वहां का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और वहां की महबूबा और वहां के अब्दुल्ला, मैं खुला बहुत बहुत स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि वहां की महबूबा, पीडीपी और वहां की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि वहां से 370 हटे, क्योंकि उनका धंधा है, वो उनका बिजनेस है, वो उनके पैसे कमाई करने का जरिया है वो। इसलिए सबसे बड़ी शर्त और सबसे बड़ा जो प्रश्न है बीजेपी के लिए वो यह है कि आप महबूबा मुफ्ती को हैंडलिंग कैसे करते हैं। क्योंकि हमने बचपन से इन पॉलिटिकल पार्टीज का कश्मीर में नंगा नाच देखा है। हमारी उम्मीद बढ़ गई है क्योंकि बीजेपी की सरकार जो एक नेशनलिस्टिक पार्टी है वो इस पर 370 पर अब इस पर हटाने का क्या तरीका। इजाजत दें तो मैं उनसे इन्हीं की बात पर एक काउंटर ले लूं। फिर आप ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं वैसी साहब, जो जैसा इन्होंने भी कहा कि धारा 370 हटे कश्मीर से न हटे, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। आपने से कानूनी पहलू गिनाए वो बात अलग है, लेकिन वो एक लोकलाइज एक इशू है। राष्ट्रीय मुद्दे आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। अच्छा ठीक। मैं कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सवाल सुनेंगे तो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? असेंबली के डिबेट्स में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उन लोगों का दिमाग मेरे से बड़ा था, आपसे बड़ा था। बिल्कुल था। वो लोगों की नेशनलिज्म हम तमाम से बड़ा था। आप सवाल सुन लीजिए। आप सवाल सुन लीजिए। मेरा मान मैं कह चुका हूं ना कि हम 370 बाद में आया होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, नेहरू के जमाने में आया था। सुनिए, नेहरू के जमाने में आया था। 370 जब तक रहेगा हम कश्मीर को जोड़ के रखेंगे। आपके पास पावर है, आप मुफ्ती से अलायंस करते 370 भूल जाते, आप मुफ्ती से अलायंस करते कश्मीरी पंडितों को भूल जाते। अब आप बताइए कि 2 साल में मेरा सवाल ये है, क्या कश्मीर का मुद्दा एक राष्ट्रीय बाउंड्री का, देश के नक्शे का मुद्दा है? वो क्या वो मुद्दा उसी तरीके से ट्रीट होना चाहिए? लोग ये पूछते हैं कि कश्मीर के मुद्दे का देश के मुसलमानों से क्या लेना देना है, ये मुसलमान का मुद्दा क्यों है? ये तो देश का मुद्दा है। मैं आपको दोबारा अपनी बात को वाजे और साफ अल्फाज में बयान कर रहा हूं कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। जहां पर हम कश्मीर को अटूट हिस्सा मानते हैं वहां पर कश्मीरियों से भी मोहब्बत करिए। कश्मीर के पंडित मारे गए, वैसे ही कश्मीर में 5-6 लाख से ज्यादा नौजवान लापता भी हैं। और आज की हालात में एक टेररिस्ट मरता है तो 40-50 हजार लोग उसके नमाज जनाजा में जाते हैं। क्या गवर्नेंस कर रही बीजेपी वहां पर? क्या गवर्नेंस कर रही बीजेपी वहां पर? एक टेररिस्ट मारा था, 50 हजार लोग जाते हैं। मुफ्ती साहब के जनाजे में कितने लोग थे और उसके बगल में एक टेररिस्ट का मारा जाना, वहां पर उससे बढ़ के लोग थे। गवर्नेंस कौन कर रहा है? हुकूमत आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। स्वामी जी, जो लोग आज सवाल कर रहे हैं पंडितों की, भाई आपने वोट दिया ना बीजेपी को, तो कैसे बीजेपी हुकूमत कर रही वहां पर? फिर बताइए, आज आप एक्सपोज हो गए वहां पर। स्वामी जी, अब 2 बातें मैं कहूँगा। पहले ये जो अभी का आखिर में बोलूँगा। पहले तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए इन्होंने कहा कि इस देश को एक रखना है तो उसको नहीं हटाना है। और मैं जब लॉ मिनिस्टर था तो मुझे शहाबुद्दीन ने कहा कि ये हमारी शरिया के विरुद्ध में जाएगा, इसके लिए हम लड़ेंगे। तो मैंने एक सवाल पूछा शहाबुद्दीन को कि हमारे देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, उसको तो आपने मान लिया, वो उसमें भी शरिया है। अब शरिया को भूल गए वहाँ।
अब ये सिविल कोड में आप क्यों शरिया को याद रखते हैं जब आपने क्रिमिनल कोड में नहीं बना? एक ही क्रिमिनल कोड है आईपीसी, वो मुसलमान पर भी लागू होती है, हिंदू पर भी लागू होती है। तो वैसे ही एक सिविल कोड होनी चाहिए, दोनों पर लागू होनी चाहिए। तो शहाबुद्दीन ने कहा कि डोंट डाइवर्ट द सब्जेक्ट, और फिर उसने जवाब नहीं दिया। मैं समझता हूँ ये आप भी बोलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं मानेंगे जब आपने यूनिफॉर्म सिविल क्रिमिनल कोड मान ली? स्वामी साहब, ये मैं खत्म करूंगा। स्वामी साहब, क्रिमिनल लॉ यूनिफॉर्म इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। आप सिविल कोड की कहां बात कर रहे हैं? पर कोड तो है। आप सुन लीजिए कि मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट में एक खातून थी, मुस्लिम खातून, उसको सजा इसलिए हुई कि उसके मारुति वैन में हथियार मिले, उसको लाइफ मिली, सुप्रीम कोर्ट ने उसको किया। आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मोटरसाइकिल उसकी है, नहीं सुनिए, मगर कोई दोस्त इस्तेमाल कर रहा था, वहां पर वैन पे लाइफ मिल सकती है और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पे मोटरसाइकिल है जिससे 10 लोग मारे गए। आज एनआईए कहता है कि उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ अप्लाई नहीं हो रहा ना, कहां यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ अप्लाई हो रहा? स्वामी साहब, आप मेरी बात को मानेंगे, अगर हरियाणा में जाटों ने पुलिस का हथियार लूट कर चले गए, अगर मैं जाकर किसी पुलिस वाले का हाथ पकड़ लेता तो मुझे एनकाउंटर कर दिया जाता। आपकी तो यही तो हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ नहीं है। नहीं, पर तो रूल ऑफ लॉ तो हम बोलते, कहां एप्लीकेशन? परंतु इतना तो मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, एक कोड सब पर लागू होती है। ठीक से नहीं लगी है, अधूरा लगी है, ये सारी अलग बात है। परंतु आज तो एक ही लॉ है। आप नागालैंड मिजोरम को निकाल देंगे? नहीं, वो लॉ निकाल देंगे आप? नहीं, आपने बताइए, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा नागालैंड और मिजोरम को, सर नागाज की आबादी, मिजोरम की आबादी 1.5 करोड़ से बढ़कर नहीं है, मगर हम उनको रोक के रखे, उनको कल्चरल राइट्स का प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप निकाल देंगे उसको? बताइए, ऐलान कर दीजिए। नागा पीस अकॉर्ड पब्लिक में नहीं आता तो आप उसको निकालेंगे? अच्छा, ये इस वो तो इट्स इररिलेवेंट, बिकॉज मैं यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड नागालैंड में भी लगती है। मैं कहता हूं कि थियोरेटिकली हो, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में अलग से बहस हो सकती है, लेकिन आज सारे मुसलमान ने यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड माना है। एक हिंदू जज मुसलमान को सजा दे सकता है, एक मुसलमान जज हिंदू को सजा दे सकता है, ये आज की सिस्टम है। अच्छा, तो एक है। दूसरी बात, इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के अतिरिक्त उन्होंने 370 का कहा। 370 को हम हटा सकते हैं, उसके लिए हटाने के लिए एक ही चीज़ करनी है, कैबिनेट रेजोल्यूशन, प्रेसिडेंट को स्वामी साहब एक टाइम लिमिट दे दीजिए गवर्नमेंट का कि आपके 2019 से पहले आप कर लेंगे। चलिए सर प्लीज, आज आप बोल दीजिए, आज आप बोल दीजिए, कल अलायंस खत्म हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, आप बोल दीजिए, मेरा कमिटमेंट है। अच्छा भाई साहब, उनको कंप्लीट, वो उसी में उनका बल है, वो मुझे बोलने नहीं देते। वहां मैं उनकी बातों पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप भी मत कीजिए। आप कहते हैं कि डेट का आप कह रहे हैं, इस साल के अंत तक हम राम मंदिर बना देंगे और अगले साल के अंत तक हम 370 धारा हटा देंगे। हमें 5 साल मिला है, 2 ही साल गया है। अब जैसे हनुमान को शक्ति पहचान देनी होती है, वैसे आज हमारी सरकार को भी हमने शक्ति पहचान दी है और इस बाकी 3 साल में सब चीज को आप अपने आप इस चर्चा को वहां ले आए जहां मैं लाता। मैं इसी पे आ रहा हूं। इन्होंने ये भी कहा है कि 31 दिसंबर 2016 को आप हम दोनों को बुला लीजिए, और हम देख लेंगे कहाँ राम मंदिर। स्वामी साहब 7 महीने बाकी रह गए हैं। ये जो राम मंदिर वाली बात कही है स्वामी साहब जानते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन करवाना है दोनों तरफ का, उसको 6 महीने लगेंगे। राम मंदिर का, दुनिया की जानकारी के लिए, राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो उसका फैसला कब आता है ये अभी तय नहीं है। मैं आऊंगा, आपके पास माइक आएगा तो सवाल पूछे। जी, अभी अब माइक आपके पास आएगा सर, तो आप जरूर पूछिएगा। मेरा सवाल ये बात आप राम मंदिर पे ले आए, आपने कहा कि इस साल तक काम शुरू हो जाएगा, आपने बयान पहले दिया था। एक तो 7 महीने का वक्त बाकी रह गया। दूसरा ये कि आप कैसे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आ जाएगा तब तक? अच्छा, मैं बता रहा हूँ आपका सवाल का। पहले मैंने मेरे मित्र ओवैसी से बात की और आज मैं उसको सार्वजनिक कह रहा हूँ, वो मना नहीं करेंगे कि वो फेवर में है कि सुप्रीम कोर्ट में बहस दिन प्रतिदिन होना चाहिए। और यहाँ तक उन्होंने टेलीविज़न में आग्रह किया कि तुम इसको क्यों नहीं पहल करते हो, और मैं तुरंत गया कोर्ट में, मुझे उन्होंने इंटरवीनर बना दी। अब वो जुलाई में निश्चित तौर पर हम सबकी सहमति से, और मैंने फरूकी से बात की, शहाबुद्दीन से बात की, जिलानी से बात की, जो वकील हैं उनके,
सब पक्ष में हैं कि जो फैसला होना है वो सुप्रीम कोर्ट करें, ये मैदान में फैसला नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्दी से जल्दी आनी चाहिए, इसके लिए भी पक्ष में है। और इसीलिए डे टू डे हियरिंग जुलाई में हम सुप्रीम कोर्ट में पास करा देंगे और उसके बाद इस पर बहस सिर्फ 1 महीने से ज़्यादा लगेगी नहीं, क्योंकि मस्जिद को सऊदी अरेबिया में, कतार में, टर्की में, पाकिस्तान में उसको प्रार्थना स्थल मानते हैं, उसको एक जगह से हटा के दूसरी जगह में बना सकते हैं। हम उनको जगह दे देंगे बाबरी मस्जिद सरयू नदी के उस पार बनाने के लिए और यहाँ राम मंदिर बनेगा। मान लेंगे आप जैसे लोग और देश के मुसलमान। स्वामी साहब का बस चलेगा तो वो रघुराम राजन को भी अमेरिका भेजा देंगे। तो वो बोलते अच्छा है, होने वाला तो 30 और मुकुल रोहतगी और खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी बन जाएंगे वो। तो देखिए बाबरी मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन को 6 महीने लगेंगे। मेरी दोबारा स्वामी साहब से रिक्वेस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल को बोलकर कोर्ट के सामने जाकर कहे, आप और हम नहीं है, अग्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाकर बोले कि डे टू डे हियरिंग कराइए। नया अटॉर्नी जनरल जाकर कोर्ट को कहे ये गवर्नमेंट कैबिनेट में डिसीजन ले ले इन प्रिंसिपल के विल हैव डे टू डे हियरिंग, करिए। लीजिए अटॉर्नी जनरल को, जिसको पसंद नहीं करते ये वो भी 6 महीने में जा रहे हैं, उससे पहले करवा लीजिए। तो आप दलवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हम ये गवर्नमेंट डे टू डे हियरिंग चाहती है, करवाइए। ये तैयार है। एक सवाल मैं ले लेता हूं।